मैं हूं संजना और आप लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग विदेशी आक्रमण को देख रहे हैं। विदेशी आक्रमण के क्रम में अब हम कुषाण वंश को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। हम लोग कुषाण राजवंश को देख रहे हैं। तो पल्लवों के बाद भारत पर कुषाण राजवंश की स्थापना हुई, क्योंकि पल्लव शासन काल में कुषाणों के बार बार आक्रमण के कारण पल्लव राजवंश ज़्यादा समय तक नहीं रहा। तो उसके बाद कुषाण राजवंश की स्थापना होती है। हम लोग देखेंगे कि कुषाण राजवंश के जो लोग थे, ये लोग चीन के यूची तथा तोखरी कबीले के थे। यूची तथा तोखरी कबीले के थे। यूची कबीला जो था वो 5 श्रेणियों में बटा था। यूची कबीला 5 श्रेणियों में बटा था। उन्हीं में से एक कुषाण थे। उन्हीं में से एक क्या थे? तो कुषाण थे। इसके बाद हम देखेंगे कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसेज। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेज थे और इनकी राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में पेशावर कहा जाता है। इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में पेशावर कहा जाता है, और उप राजधानी मथुरा थी। राजधानी पुरुषपुर और उप राजधानी मथुरा थी इनकी। इसके शासन काल में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो कनिष्क हुआ। कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन हुआ? तो वो कनिष्क हुआ। अब कनिष्क को हम लोग देखेंगे कि ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते के साथ ही उसने शक संवत को प्रारंभ किया। किस संवत को? तो शक संवत को प्रारंभ किया। किसने? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कुषाण वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में पेशावर कहा जाता है। उप राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 78 ईस्वी में जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो उसने शक संवत को प्रारंभ किया। शक संवत को प्रारंभ किया और कनिष्क का जो साम्राज्य था वो मध्य एशिया से लेकर सारनाथ तक फैला हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से लेके और सारनाथ तक फैला हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। याद कीजिए, जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया है। कहाँ पर? तो कुंडलग्राम कश्मीर में करवाया गया है। तो उसी चीज को यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे और देखेंगे कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई जो कि कुंडल वन कश्मीर में हुई। कहाँ पर? कुंडल वन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वसेन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। कहाँ पर? तो कुंडल वन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब इसके अध्यक्ष वसुमित्र के बारे में कुछ जानते हैं। तो वसुमित्र के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रंथ महाविभाष सूत्र की रचना की गई है। वसुमित्र के द्वारा बौद्ध धर्म में ग्रंथ है महाविभाष, उसकी रचना की गई है, जिसे बौद्ध धर्म में विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। जिसे बौद्ध धर्म में विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, उन्होंने महाविभाष सूत्र की रचना की,
जिसे बौद्ध धर्म में विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे उपाध्यक्ष अश्वघोष को, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। और अश्वघोष जो थे इन्होंने बुद्धचरित, सूत्रालंकार और सौंदानंद महाकाव्य की रचना की है। अश्वघोष जो कि क्या थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार, सौंदानंद और इस तरह के महाकाव्यों की रचना की है। इसके बाद हम देखेंगे कि अश्वघोष को कनिष्क मगध से पुरुषपुर लेकर के आए थे। मगध से पुरुषपुर लेकर के आके और उसके बाद अपना राज कवि बनाया था। किसे, तो अश्वघोष को। अश्वघोष को अपना राज कवि बनाया था किसने, तो कनिष्क ने बनाया था। और इसे कहाँ से लेकर के आए थे, तो मगध से लेकर के आए थे। कहाँ, पुरुषपुर लेकर के आए थे और राज कवि बनाए। और अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित, सूत्रालंकार और सौंदानंद महाकाव्य की रचना की गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। कनिष्क के राजवैद्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। और कनिष्क के पुरोहित कौन थे, तो संघ रक्षक थे। कनिष्क के पुरोहित कौन थे, संघ रक्षक थे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं किसको, तो कुषाण वंश में कनिष्क को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, और इनके पुरोहित संघ रक्षक थे। अब कनिष्क के दरबार में कुछ प्रमुख विभूतियों को देखेंगे हम लोग। कनिष्क के दरबार में कुछ प्रमुख विभूतियों को देखेंगे, तो उन विभूतियों में नागार्जुन, पार्श्व, महाचेत, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक और संघरक्षक शामिल हैं। तो कनिष्क के दरबार में प्रमुख विभूतियों में कौन कौन शामिल हैं, तो नागार्जुन, पार्श्व, महाचेत, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक और संघरक्षक शामिल हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिस रचना के तहत उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। जिस रचना के तहत नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। फिर से देखेंगे, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में उसने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने के कारण नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किस कारण, क्योंकि नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मत है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा भी दी गई है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक को जैसे कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। और हम लोग देखेंगे कि कनिष्क की मृत्यु कब होती है, तो 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। कनिष्क ने मथुरा शैली तथा गंधार शैली का विकास किया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास किया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मथुरा शैली जो है वो मुख्यतः भारतीय कला की शैली थी। मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास किया। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि मथुरा शैली क्या थी। तो मथुरा शैली जो थी वो मुख्यतः भारतीय कला की शैली थी, यानी मथुरा शैली भारत की कला थी, भारतीय कला की शैली थी। और इसका विषय जो था तो उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर या फिर मूर्तियां मथुरा कला शैली के तहत बनाई जाती थी।
इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, गांधार शैली। तो गांधार शैली को देखेंगे यहाँ पर। तो गांधार शैली भारत और यूनान की शैलियों का मिश्रण था। गांधार शैली क्या था, तो भारत और यूनान की शैलियों का मिश्रण था गांधार शैली, और इसका विषय सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म था। गांधार शैली का विषय जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, बौद्ध धर्म ही था। लेकिन मथुरा शैली का जो विषय था वो क्या था, तो वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म ही उसके विषय शैली में थे। लेकिन यहाँ पर गांधार शैली को देखेंगे तो गांधार शैली भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण था, और इसका विषय सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म था। क्या था, बौद्ध धर्म था। इसके बाद हम लोग गांधार शैली के बारे में कुछ देखते हैं कि गांधार शैली को, चूंकि गांधार शैली का विषय बौद्ध धर्म ही था, इसलिए गांधार शैली को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहते हैं। बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं, गांधार शैली को क्या कहते हैं, तो यूनानी बौद्ध शैली, इंडो ग्रीक शैली और ग्रीको रोमन शैली भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधार शैली में मुख्यतः बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई। गांधार शैली में मुख्यतः बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई। क्या हुआ, मुख्यतः खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई थी। किसमें, तो गांधार शैली में। इसके आगे देखेंगे कि इसके उदाहरण के तौर पर बामियान, जो कि अफगानिस्तान में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। अफगानिस्तान में बामियान नामक बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा है वो किस शैली में निर्मित है, तो वो गांधार शैली में निर्मित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके संरक्षक कौन थे। गांधार शैली के संरक्षक कौन थे, तो गांधार शैली के संरक्षक शक और कुषाण थे। गांधार शैली के संरक्षक कौन थे, तो शक और कुषाण थे। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो यहाँ तक में क्या, कनिष्क के दरबार में कुछ प्रमुख विभूतियाँ थी, नागार्जुन, पार्श्व, महाचेत, सुमित्र, अश्वघोष, चरक और संघरक्षक। ठीक है। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिस कारण से नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कनिष्क को द्वितीय अशोक की भी संज्ञा दी गई है। मथुरा गांधार शैली का विकास जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखें कि मथुरा शैली क्या है, गांधार शैली क्या है। गांधार शैली में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, कि गांधार शैली में मुख्यतः बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसके उदाहरण स्वरूप में बामियान, यानी कि जो अफगानिस्तान में विशाल बौद्ध की प्रतिमा, उसे माना जाता था, इसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। और इसके जो संरक्षक थे उन्हें क्या कहा गया, तो शक और कुषाण, यानी कि बौद्ध धर्म में ये गांधार शैली के जो संरक्षक थे तो वो कौन थे, शक और कुषाण थे। कुषाणों के आय का प्रमुख स्रोत जो था वो रेशम मार्ग से ली जाने वाली चुंगी थी। कुषाणों के आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो रेशम मार्ग से ली जाने वाली चुंगी थी। लेकिन ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो रेशम का आविष्कार सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। लेकिन रेशम मार्ग पर अधिकार रखने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो कुषाण थे। प्रथम शासक कौन थे, कुषाण थे। याद रहेगा ये चीज कि रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, लेकिन रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाले सबसे प्रथम शासक जो थे वो कुषाण थे। और कुषाणों का मुख्य आय जो था वो रेशम मार्ग से ली जाने वाली चुंगी थी, यानी कि कर था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्कों को जारी किया गया। कुषाणों के द्वारा ही सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्कों को जारी किया गया। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो इस तरह से हम लोग कुषाण वंश को देखें और समझें। तो कुषाण वंश में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।